नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में मिसाइलें और टैंक तो चल ही रहे हैं और इसके अलावा भी एक जंग चल रही है। ये जंग है शतरंज की, जिसमें सीधे बादशाह को चेकमेट देकर जंग खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। क्या है ये साजिश, ये बताएंगे आपको पहली खबर में। इसके बाद कच्चा चिट्ठा में आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन दुनिया में नए हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। और तीसरी खबर में बात होगी किम जोंग की, जिन्होंने मौका देखकर अमेरिका को डराने वाली एक बहुत बड़ी परेड निकाली है। लेकिन आज आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे मॉस्को, जहां पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। और यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि युद्ध का एक नया मोर्चा है। जंग में टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, हर कीमत पर जीत। और जंग सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती, जंग प्रोपेगेंडा से भी लड़ी जाती है। मिसाइलें इमारतों को ध्वस्त करती हैं, बम धमाकों से दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और जंग हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है, जिसमें भाषणों, बयानों और मीडिया का सहारा लेकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इन मिसाइलों को चलाना जरूरी था। शांति को बनाए रखने के लिए इन धमाकों की जरूरत थी। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच चल रही ये लड़ाई, जो अब तक अंदर ही अंदर चल रही थी, अब सबके सामने आ गई है और पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। एक इंटरनेशनल अखबार की हेडलाइन देखी, रूस का दावा, उसने क्रेमलिन का समर्थन करने वाले पत्रकार की हत्या को रोका। ये एक और हेडलाइन देखी, जिसका मतलब है पुतिन का कहना है कि रूसी सरकारी टीवी के होस्ट व्लादिमीर सोलोवियव को मारने की साजिश के पीछे विदेशी जासूस। दरअसल पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के एक बेहद करीबी पत्रकार को मारकर पुतिन को बेहद गहरा जख्म देने की साजिश रची है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक शख्स को बेहद फुर्ती के साथ रूस के सुरक्षा बलों ने दबोच लिया है। रूस का दावा है कि ये लोग पुतिन के दुश्मन हैं, जिनको ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर भेजा है। पुतिन के बेहद करीब पहुंचे इन लोगों का इरादा आखिर क्या था, ये बाद में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण किरदार। नाम है व्लादिमीर सोलोवियव। यही वो शख्स है जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग का एक नया फ्रंट बन गया है। और पुतिन का आरोप है कि इसी शख्स की हत्या करने के लिए यूक्रेन ने सुपारी किलर्स को रूस भेजा था। नाम है व्लादिमीर सोलोवियव, जो रूस के अंदर पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक है। पुतिन का पूरा प्रचार तंत्र, यानी रूस के पूरे सरकारी मीडिया सिस्टम में एक बेहद अहम कड़ी है व्लादिमीर सोलोवियव। रूस का एक ऐसा फायर ब्रांड पत्रकार है जिसने पूरे यूरोप को धमकाया है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर रुकने वाले नहीं है, वो और आगे बढ़ेंगे। Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. आप सोचिए, पुतिन का एक खास आदमी यूक्रेन और रूस के बीच चल रही भीषण जंग में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। आज अगर रूस के अंदर और रूस के बाहर पुतिन इतने ताकतवर है, तो उसके पीछे दिमाग है व्लादिमीर सोलोवियव का। और यही वजह है कि जब पुतिन को यह पता लग गया कि उनके बेहद करीबी व्लादिमीर सोलोवियव की हत्या की साजिश रची गई है, तो वो खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने व्लादिमीर सोलोवियव का नाम लेकर यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए। Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы.
पुतिन के आरोप इतने बड़े हैं कि अमेरिका और यूक्रेन भी दबाव में आ गए हैं। पुतिन ने अपने इस नए चक्रव्यूह में दुश्मनों को फंसाने की कोशिश की है। सुरक्षा बलों ने जिस शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, दावा है कि यही वो एजेंट है जो पुतिन के खास आदमी की हत्या करके पुतिन को बेहद गहरा जख्म देने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जिस बात ने पूरे रूस को चौंका दिया है, दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है कि आखिर क्यों गिरफ्तार हुए शख्स के पास से जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की तस्वीर बरामद हुई। आखिर क्यों इनके पास वो निशान पाए गए जो जर्मनी के तानाशाह रहे एडोल्फ हिटलर के झंडों पर पाए जाते थे। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसका पूरा खुलासा हम करने वाले हैं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच ही जिस दिन यूक्रेन में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा हो रहा था, ठीक उसी दिन रूस के सुरक्षा बलों की एक जबरदस्त कार्रवाई रूस के अंदर ही चल रही थी। ये रूस की खुफिया एजेंसियों के जवान हैं जिन्होंने जोर से एक दरवाजे को खटखटाया। उनके हाथ में एक शील्ड है ताकि इन पर चली गोली का कोई असर न हो। देखिए कैसे इन जवानों ने आगे बढ़कर एक शख्स को दबोच लिया है। एक शख्स को रूस के तीन जवानों ने काबू किया, उसके हाथ पीछे बांधे और फिर उस पूरे घर के हर कमरे की तलाशी लेकर दरवाजों को तोड़कर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रूस के सुरक्षा बलों ने इन आरोपियों के बयान जारी करवाकर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश भी की। Кто такие скауты малые? Член нацистской группы. Зачем им нужно было оружие? Для устранения пропутинского деятеля. इन आरोपियों को काबू करने के बाद इनके पास मिली बंदूकों को जब्त कर लिया गया। आरोपियों के पास से यूक्रेन का पासपोर्ट मिला। इतना ही नहीं, इनके पास से जर्मनी के तानाशाह हिटलर के द्वारा प्रयोग होने वाला एक निशान भी मिला। ये निशान हिटलर की सेनाओं के झंडे पर लगा हुआ था। ये निशान हिटलर की वर्दी पर भी था। ये निशान हिटलर की फौज के अधिकारियों के सीने पर था। हत्या की साजिश रचने के आरोपी कुछ सोशल मीडिया साइट से भी जुड़े हुए थे, जिन पर कुछ ऐसे वीडियो मिले जिनमें कुछ लोग हिटलर के जैसा पोज दे रहे हैं। ठीक इसी तरह हाथ आगे करके हिटलर भी अपनी सेना को संबोधित किया करता था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी से जुड़ी हत्या की साजिश में हिटलर कनेक्शन कहां से जुड़ गया। दरअसल रूस के आरोपों के मुताबिक जो गैंग पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियव की हत्या करने के लिए आई थी, वो एक नियो नाजी ग्रुप है। इन आरोपियों के पास से एक किताब भी मिली है। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा है, जीने के लिए मारो और मारने के लिए जियो। आप समझ सकते हैं ये लोग कितने खतरनाक हैं। हिटलर की मौत के बाद भी हिटलर की विचारधारा को मानने वाले लोग यहूदियों और गैर जर्मन नस्ल के लोगों के कट्टर दुश्मन हैं। और जैसा कि रूस का दावा है कि इस नियो नाजी ग्रुप को ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर सोलोवियव की हत्या का जिम्मा इसलिए सौंपा था क्योंकि व्लादिमीर सोलोवियव एक यहूदी पत्रकार है। आखिर क्यों व्लादिमीर सोलोवियव का नाम पुतिन की जुबान पर है? क्यों ये दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की सोलोवियव की हत्या कराना चाहते हैं? ये जानने से पहले सुनिए Путин का ये बयान। В первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе. खुद पुतिन ने बताया कि यूक्रेन के ही एक प्रांत डोनबास के अंदर पुतिन को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका व्लादिमीर सोलोवियव की है। यूक्रेन के डोनबास में इस वक्त रूस ने बहुत भयंकर युद्ध अभियान छेड़ रखा है। डोनबास में रूस के पैर बहुत मजबूती से जम रहे हैं। इसकी वजह है कि डोनबास के अंदर बहुत बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलने वालों की है। रूसी नस्ल के इन लोगों ने ज़ेलेंस्की का विरोध किया है। आपको याद होगा जब पुतिन ने यूक्रेन के अंदर अपना अभियान शुरू किया था, उस वक्त डोनबास के 2 प्रांतों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। दरअसल व्लादिमीर सोलोवियव ही पुतिन के वो राइट हैंड हैं जो डोनबास के अंदर रूसी राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। जब आप व्लादिमीर सोलोवियव के बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों यूक्रेन के लोग इनसे नफरत करते हैं। Позволяет проводить мероприятия украинским беженцам, которые кричат «Слава Украине, героям слава!», смерть ворогам. До Хайль Гитлера доретесь. Потому что
что его шавки это орали. Или вы в Германии именно этого хотите? И когда вы грозите России очередными санкциями, в задницу себе их засуньте. Трубочкой сверните в задницу и знайте, Путин вам сказал, инфраструктуру НАТО на границе 97-го года, ядерное оружие в те страны, которым оно принадлежит. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. व्लादिमीर सोलोवियेव जिस तरह यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, यही वो वजह है कि आरोप लगाया जा रहा है कि जेलेंस्की व्लादिमीर सोलोवियेव की हत्या करवाना चाहते हैं। जेलेंस्की आज भी अपने बयानों से डोनबास के लोगों को रूस के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही। Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є, і немає простої відповіді. Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир, його побачить кожен. Але щоб це сталося і сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде, ми повинні думати... व्लादिमीर सोलोवियेव ने खुद भी रूस के एक टेलीविजन चैनल पर 60 मिनट का इंटरव्यू देकर पुतिन का समर्थन किया और खुद की हत्या की साजिश के आरोपों को सही ठहराया है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप का मीडिया यानी नेटो देशों के अखबार पुतिन की तरफ से किए गए इन दावों को सही नहीं मानता। दरअसल पुतिन के पास टेंशन बहुत सी है। उनकी उलझन बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। यूक्रेन युद्ध जो अब एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है, वहां कुछ नए हथियारों का टेस्ट होने वाला है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइडेन ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर हार नहीं मानी है और उनका कौन सा हथियार है जिसकी चर्चा रशियन फोर्स के बड़े बड़े कमांडर भी कर रहे हैं। ड्रोन अटैक क्या होता है? आसमान से तबाही कैसे बरसती है? ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। बचने का कोई तरीका नहीं। ये मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का मतलब क्या है? ड्रोन हो या मिसाइल, टैंक हो या एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे यूक्रेन की जमीन और आसमान इस वक्त ऐसे हथियारों से घिरे हुए हैं जो पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन में क्या क्या आजमाया जा रहा है, क्या क्या और टेस्ट किया जाना बाकी है, इसकी एक प्रैक्टिस अमेरिका अपनी जमीन पर करने जा रहा है। ड्रोन अटैक की खूबी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा मुकाबला शुरू कर दिया है, जिसमें आजमाए जाएंगे ड्रोन सिस्टम जो बड़ी तादाद में एक साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इसे कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है अमेरिका, लेकिन चीन और रूस के साथ तुर्की और ईरान ने भी पिछले कुछ सालों में अपने ड्रोन इतने ज्यादा विकसित कर लिए हैं कि अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। यही वजह है कि अब अमेरिका एक एक्सरसाइज में 30 से ज्यादा ड्रोन को टेस्ट करने जा रहा है। कितनी खतरनाक है ये टेक्नोलॉजी और क्यों किसी भी युद्ध में ये गेम चेंजर हो जाएगी, उसकी ताजा मिसाल पूरी दुनिया ने यूक्रेन के युद्ध में देखी है, जहां यूक्रेन ने तुर्की के TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं इससे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के नागोर्नो-कराबाख युद्ध में भी हम देख चुके हैं,
जहां इसी ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान की फोर्स ने किया था और इसे एक ड्रोन के कई हमलों ने आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसी खूबी को देखते हुए अमेरिका ड्रोन वॉर की बड़ी पिक्चर खींचने जा रहा है। ड्रोन वॉर में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका में एक युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इस ड्रिल का नाम है एज 2022, जिसके मायने है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन गेटवे एक्सरसाइज। 12 मई तक चलने वाली इस ड्रिल में छोटे ड्रोन पर जोर रहेगा। 30 मिड साइज ड्रोन के स्वॉर्म अटैक यानी एक साथ बड़ी तादाद में हमला करने वाले कॉन्सेप्ट को आजमाया जाएगा। अमेरिका की ड्रोन फैक्ट्री वैसे बड़े बड़े ड्रोन जैसे ग्लोबल हॉक, प्रीडेटर और रीपर ड्रोन जैसे हथियारों के लिए मशहूर है और ऐसे ड्रोन बड़े हमलों के लिए तैयार किए गए हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर पूरे दिन भर उड़ सकते हैं। ग्लोबल हॉक 65 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। प्रीडेटर 50,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये दोनों ड्रोन दुश्मन की टोह लेने वाले रोल में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। प्रीडेटर और रीपर ड्रोन के हमले तो आज भी अमेरिका के दुश्मनों को याद है। इनसे अमेरिका ने अफगानिस्तान के अलावा यमन और इराक में कई ऑपरेशन किए हैं। प्रीडेटर जैसे ड्रोन में लगने वाली एंटी टैंक मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर अमेरिका ने अपने कई दुश्मनों को खत्म किया है। प्रीडेटर अपने नाम के मुकाबले आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। इस मुकाबले में चीन के पास भी कई ड्रोन हैं, जैसे CH-3, CH-4 और CH-5, जो बहुत हद तक अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर और रीपर की नकल के तौर पर बनाए गए हैं। चीन इन्हें पूरी दुनिया, खासकर अरब देशों और अफ्रीका में खूब बेच रहा है। चीन के अलावा तुर्की के भी कई ड्रोन प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके ड्रोन TB2 की कामयाबी के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की बहुत आगे बढ़ चुका है। यूक्रेन ने तुर्की से जो TB2 ड्रोन खरीदे उसकी खूबी देखी। TB2, जिन्हें बेरे कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार कर गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर कई ऐसे हमले किए हैं जिसमें मिशन को रात में अंजाम दिया गया और इसमें यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 4 военных объекта Украины, в том числе 2 района сосредоточения живой. इन सब के बीच रूस और इजराइल के लिए भी ड्रोन बड़ी ताकत है। इजराइल से भारत ने भी कई ड्रोन खरीदे। इजराइल के ड्रोन काफी आधुनिक माने जाते हैं, लेकिन इजराइल को टक्कर देने वाला ईरान बड़ा देश है, जिसकी ड्रोन पावर पिछले 30 सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसका ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजा। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है, जिसने उसे इस पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। गाजा ड्रोन से पहले ईरान के जो और शानदार ड्रोन साबित हुए, उनमें शाहिद 129, अबाबील, कर्रार, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर, यानी ईरान के ड्रोन की फहरिस्त बहुत लंबी है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन देखिए, जो एक कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन है। इसकी मल्टी लॉन्चिंग किसी को भी डरा सकती है। पहला ड्रोन निकला, फिर दूसरा लॉन्च हुआ और इसके बाद नंबर आया तीसरे ड्रोन। ऐसे ही कई ड्रोन एक साथ लॉन्च किए गए। ईरान अमेरिका का दुश्मन देश माना जाता है और अब ऐसे ही विरोधियों के लिए अमेरिका खुद को फिर से तैयार कर रहा है। अमेरिका का जोर अब छोटे ड्रोन्स और उनके स्वॉर्म अटैक पर है, क्योंकि अब युद्ध का दौर ऐसे वक्त पहुंच चुका है जिसमें स्वॉर्म अटैक करके दुश्मन पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। स्वॉर्म अटैक यानी छोटे छोटे कई ड्रोन को एक साथ हमले के लिए तैयार करना। इसी तरह की एक्सरसाइज में अमेरिका अब अपना ड्रोन LTS-600 भी आजमा रहा है। LTS-600 को ट्यूब के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी कमांडर्स का मानना है कि अगर उन्होंने देरी की तो वो रूस और चीन के साथ बाकी छोटे विरोधियों से भी ड्रोन वॉर में पिछड़ सकते हैं। अमेरिका की ड्रोन एक्सरसाइज यूटा के रेगिस्तान में हो रही है।
इसमें कई और देश भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ ड्रोन्स को युद्धाभ्यास के दौरान ऐसे टारगेट के लिए आजमाया जाएगा जिसमें दुश्मन के एयरबेस और मिलिट्री अड्डे शामिल होंगे। अमेरिकी सेना ने अभी तक इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स का टेस्ट कभी नहीं किया। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका के स्वॉर्म ड्रोन टेस्ट पर टिकी हुई है। अमेरिका का फोकस छोटे ड्रोन्स पर है और इनमें LTS 600 का वजन करीब 12 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 4 घंटे तक उड़कर खुफिया निगरानी भी कर सकता है। साथ ही सुसाइड मिशन को भी अंजाम दे सकता है, यानी ये दुश्मन के ठिकाने पर एक मिसाइल की तरह गिरकर उसे तबाह भी कर सकता है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद इन सभी ड्रोन्स को किसी हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है। अब जरा तफसील से समझिए कि आखिर स्वॉर्म अटैक होता क्या है। जब कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वॉर्मिंग या स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इनकी ज्यादा तादाद होने के पीछे की वजह यह है कि दुश्मन का एयर डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम रहता है। ड्रोन अटैक की यही नई टैक्टिक्स भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने जा रही है। स्वॉर्म अटैक को समझने के लिए चीन का ये मल्टी ड्रोन लॉन्चर सिस्टम देखिए। इससे ड्रोन बड़ी तादाद में एक साथ निकलते हैं और फिर वो सुसाइड मिशन पर दुश्मन के ठिकाने को खोजकर उसे तबाह कर देते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है और इस तरह दुश्मन के पास ऐसे हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमला एक साथ और कई तरफ से होता है। स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। ये कामयाब हथियार इसलिए है इनकी लागत कम होती है, ये हल्के वजन के होते हैं। हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस इन ड्रोन को हैंडल करने में इंसान से ज्यादा कंप्यूटर और सैटेलाइट गाइडेंस का रोल होता है। अब देखिए वो हथियार जो यूक्रेन की सेना को अमेरिका से मिल रहा है, और अगर ज़ेलेंस्की की फौज इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो ये उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ये है स्विच ब्लेड कामिकाजे ड्रोन। अमेरिका ने ऐसे 100 ड्रोन यूक्रेन को भेजे हैं। ये ड्रोन हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन एक छोटे लॉन्चर के साथ कहीं से भी एयरबोर्न यानी उड़ाया जा सकता है। ये ड्रोन अपने आप में एक उड़ती हुई छोटी मिसाइल है जिसमें आगे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन का एनिमेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही ये जमीन पर अपने टारगेट को देखता है तो उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है। फिर ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर वार करता है। स्विच ब्लेड एक हवाई गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा कहा जाएगा, जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। दरअसल स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि छोटे आकार की वजह से इनको ट्रैक करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तेजी से तैयार की जा रही है। ये मैन पोर्टेबल ड्रोन किलर सिस्टम देखिए, इसे भी सैनिकों को थमा दिया गया है। ये एक बड़ी राइफल की तरह होता है जिसे एक सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसमें से निकलने वाली तरंगों के जरिए इसकी रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को काबू में किया जा सकता है। तो इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे एंटी ड्रोन एंटेना राइफल, जिसे ड्रोन किलर भी कहते हैं, वो रेडियो वेव से ड्रोन की दिशा में हमला करते हैं, जिससे ड्रोन जैम हो जाते हैं और उस पर पायलट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही हथियार नेटो देशों से यूक्रेन को भी सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि रूस के ड्रोन अटैक का खतरा कम किया जा सके। लेकिन रूस के पास अमेरिका को काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा पैकेज है और इसे देखकर तो बाइडेन की भी रूह कांप जाएगी। आप भी सरमत मिसाइल की टेस्ट लॉन्चिंग देखिए, जिसे नेटो और अमेरिका शैतान कहा करते हैं। रूस ने सरमत मिसाइल का टेस्ट करने के बाद कहा है कि उसका ये सबसे खतरनाक हथियार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी लॉन्च कर सकता है।
यानी परमाणु अटैक करने का ऐसा जरिया जिसे रोक पाना अमेरिका के बस की बात नहीं। Зданием авангарда создана новая эра гиперзвукового оружия. Это, кстати сказать, сегодня ни у кого в мире стоящих на боедежурстве нет, а у нас есть. Что касается Сармата, это другой ракет. एवनगार्ड रूस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे पुतिन गेम चेंजर हथियार कह चुके हैं। ये आवाज से 27 गुना तेज रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ ग्लाइड करेगा और ये हथियार परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ट्रैक कर पाना और इसे रोकना नामुमकिन सी बात लगती है और फिलहाल यही अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूक्रेन में मुकाबला तो सीधा सीधा अमेरिका और रूस का ही है। दरअसल बाइडेन को खतरा इस वक्त पुतिन की नई मिसाइलों और उनके हाइपरसोनिक हथियारों से ही नहीं है। अमेरिका और पूरी दुनिया को बड़ा खतरा उत्तर कोरिया की मिसाइल पावर से भी है। जाहिर है बाइडेन परेशान है और इस परेशानी वाली आग में घी डालने का काम किया किम जोंग उन ने। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर कोरिया की फौजी परेड इस वक्त पूरी दुनिया में क्यों चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ये उस शख्स का शक्ति प्रदर्शन है जिसके दिमाग में परमाणु बम का फितूर समाया रहता है। उस देश की सैन्य परेड है जिसका मुखिया दिन रात हथियारों का जखीरा हासिल करने की होड़ में लगा रहता है। ये उस तानाशाह की मिलिट्री परेड है जो अपनी मारक मिसाइलों के बूते विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देता आया है। वो तानाशाह है किम जोंग उन और ये मौका है उत्तर कोरिया की सेना के स्थापना दिवस का। हिंदुस्तान से करीब 5000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। यहां किम जोंग उन ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। जहां किम जोंग उन का रूप, रंग, चाल, ढाल सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर काले कपड़ों में नजर आने वाला किम हल्के रंग के लिबास में नजर आया, लेकिन इस खास मौके पर किम ने वो बयान दे दिया जो इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। उत्तर कोरिया की सेना के परेड में किम जोंग उन ने ऐलान किया कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को धार देते रहेंगे। किम का कहना है कि वो अपने देश के परमाणु हथियारों को बढ़ाएंगे और विकसित करेंगे। परमाणु हथियारों को नॉन स्टॉप बढ़ाने वाला ये ऐलान किम जोंग उन ने ऐसे वक्त पर किया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास किया है। इस वक्त पूरे कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म है। ऐसे में किम की परमाणु प्रतिज्ञा और सनसनी मचाने वाली है। किम के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो परमाणु बम का प्रहार कर सकती हैं। तानाशाह को अपनी मिसाइलों से बेहद लगाव है। वो वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहता है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया का ये कमांडर बटन दबाता है हर कोई खौफजदा हो जाता है। वहीं उत्तर कोरिया का ये सुप्रीम मार्शल ठाके लगाता है, खौफनाक बयान देकर दुनिया को डराता है, जैसे उसने इस बार भी किया है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि हम अपने देश के परमाणु हथियारों की क्षमता को सबसे तेज गति से बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। परमाणु बलों को किसी भी समय प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
किम का ये बयान एक तरह से अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। ऐसे में अपनी सेना के स्थापना दिवस के मौके पर परमाणु बलों को किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहने का बयान देना बड़े संकेत देता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। आपको बता दें कि तानाशाह के बारूदी जखीरे में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कहीं भी कयामत ला सकती हैं। मसलन हवासोंग 7 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है, हवासोंग 10 जो 3500 किलोमीटर तक तबाही ला सकती है, हवासोंग 8 जो हाइपरसोनिक गाइडेंस में 6000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है, हवासोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। वहीं हवासोंग 15 मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक बारूद बरसा सकती है। वहीं हाल ही में टेस्ट की गई मिसाइल हवासोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया है कि ये तस्वीर हवासोंग 17 के सफल परीक्षण के वक्त की है। जैसे जैसे मिसाइल सफलता के आसमान में जा रही थी, तबाही की तस्वीरें देखकर किम मुस्कुरा रहा था। अमेरिका की बर्बादी का ख्वाब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मिसाइल का सपना सच होता देख खुश हो रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की खुशी की वजह भी इस मिसाइल की मारक क्षमता ही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है। तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8,300 किलोमीटर, लॉस एंजलिस की दूरी 9,600 किलोमीटर है। यानी हवासोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। उत्तर कोरिया ने सोमवार को हुए सैन्य परेड का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें किम ने अपनी मारक मिसाइलों का मुजाहिरा किया है। इसमें हवासोंग 17 भी शामिल है। उत्तर कोरिया ने मार्च में पहली बार बड़े पैमाने पर आईसीबीएम का परीक्षण करने का दावा किया था। तस्वीरें जारी कर नए टेक्टिकल वेपन्स के परीक्षण का दावा किया था। हालांकि दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों ने हवासोंग 17 की टेस्टिंग की कामयाबी पर सवाल उठाया था, लेकिन मिलिट्री परेड में हवासोंग 17 को दिखाकर किम जोंग उन ने सारे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। परेड में किम जोंग उन की परमाणु धमकी सुपर पावर अमेरिका को टेंशन देने वाला है, क्योंकि ये धमकी सिर्फ कोरी धमकी नहीं साबित होने वाली। किम शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में लगातार गतिविधियां कर रहा है। दूसरी तस्वीर में साफ हो रहा है कि उत्तर कोरिया ने पुंगेरी में एक नई बिल्डिंग बना ली है। उसी साइट पर दूसरी तरफ 2 और बिल्डिंग बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट पर लाई गई लकड़ियां भी देखी जा सकती हैं। तीसरी तस्वीर तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। किम जोंग ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट के करीब एक सुरंग बनवा ली है। न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर ताजी मिट्टी पर पत्थर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सुरंग अभी हाल ही में खोदी गई है।
कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी के सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस सुरंग को 2018 में बंद कर दिया गया था। इसका काम बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है और सुरंग को उत्तर पश्चिम से खोलकर पहाड़ी इलाके पुंगेरी तक ले जाने की तैयारी है। पुंगेरी उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में है। कहा जाता है कि कई परमाणु परीक्षण होने की वजह से वहां के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के 6 परमाणु परीक्षणों में पिछले 5 परीक्षण पुंगेरी में ही किए गए हैं। 정부는 북한이 한반도의 긴장을 조성하고 지역 정세의 불안정을 초래하는 행동을 즉각 중단하고 외교적 해결의 길로 조속히 복귀할 것을 엄중히 촉구한다. किम जोंग अपने खतरनाक मिसाइल पूरी दुनिया को दिखाते हैं। फौजी बूटों की धमक से अमेरिका को ललकारते हैं। आसमान में अपने लड़ाकू विमानों के करतब से जापान और दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हैं। तानाशाह ने बेपनाह ताकत जुटा ली है। उसे अपनी सुरक्षा की कम, दूसरों की तबाही की फिक्र ज्यादा है। उत्तर कोरिया में किम जोंग की फैक्ट्रियों में मिसाइलों और बम बनाने वाली मशीन पूरी रफ्तार से धड़ाधड़ अपना काम कर रही है। ऐसे में दुनिया सांसें रोककर दुआ कर रही है कि कहीं किम जोंग का दिमाग न फिर जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ तो तानाशाह किम आधी दुनिया को तबाह कर देगा।